हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विश्वजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग साइंस विद वीएस। तो आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे अभी अर्ली क्लासिफिकेशन से लेके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक जाएंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो नेक्स्ट पार्ट में होगा, पर आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो अर्ली क्लासिफिकेशन से रिलेटेड पूरा ये वीडियो है कि शुरू में कैसे लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करना चाहा एलिमेंट्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल क्या होता है। पीरियोडिक टेबल देखा होगा सबने, है ना, घर में वॉल पे लगा हुआ लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास होता है। तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है? द पीरियोडिक टेबल मे बी डिफाइंड एज the table giving the arrangement of all the known elements according to their property, such that the elements with same property fall in same vertical column and the elements with dissimilar properties are separated। तो देखिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल क्या है, उसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जिन एलिमेंट्स का सेम प्रॉपर्टी है उनको सेम वर्टिकल कॉलम में हम रखते हैं, और जिन एलिमेंट्स का डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिफरेंट वर्टिकल कॉलम में रखते हैं। जैसे कि अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब कहाँ पे होते हैं? एक कॉलम में होते हैं, क्योंकि इन सभी का प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। अगर इधर देखें तो इधर अगर हेलोजन ग्रुप जैसे है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, सब एक कॉलम में आते हैं, वर्टिकल कॉलम में आते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं वो सेम वर्टिकल कॉलम में आते हैं। तो ऐसा पीरियोडिक टेबल होता है। ठीक है, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक कॉमन एग्जांपल टाइप का जैसे डेली लाइफ से लें, तो जैसे जब आप लोग असेंबली के लिए लाइन लगाते होंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि सेम क्लास वाले स्टूडेंट्स एक लाइन में आते हैं, है ना। जैसे क्लास 10 का जो लाइन होगा वहाँ पे क्लास 9 का स्टूडेंट नहीं होगा, है ना। मतलब वो जो लाइन में स्टूडेंट्स खड़े हैं सभी के पास एक सिमिलर प्रॉपर्टी है कि दे बिलोंग्स टू क्लास 10। वैसा ही कुछ यहाँ पे होता है कि जो एलिमेंट्स के पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, दोज एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज फॉल इन सेम वर्टिकल कॉलम, और जिनके पास डिसिमिलर प्रॉपर्टीज होगा वो डिफरेंट वर्टिकल कॉलम में लाई करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अर्ली अटेम्प्ट्स, मतलब शुरू में जो क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की साइंटिस्ट ने, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लेवोजियर जो थे, लेवोजियर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? एकदम सिंपल सा क्लासिफिकेशन किया, इजी सा क्लासिफिकेशन किया। सारे एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल्स में बांट दिया। ठीक है, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में बांट दिया। बोला यही क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का। पर क्या नहीं, इतना पे तो नहीं, क्योंकि मेटल्स अलग अलग तरह के मेटल्स अलग अलग तरह का प्रॉपर्टी शो करते हैं, अलग अलग तरह के नॉन मेटल्स अलग अलग तरह के प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो दिस वाज इनएडिक्वेट। ठीक है, ये काफ़ी नहीं था। ठीक है, इसको हम कुछ कह नहीं सकते कि अच्छा क्लासिफिकेशन था, ठीक है, बेकार सा क्लासिफिकेशन था, पर ये अर्ली अटेम्प्ट था। ठीक है, किसी ने ट्राई किया था पहली बार किसको? एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का, उनका प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए। उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद सर जॉन डाल्टन, ठीक है, इनका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, एटॉमिक थ्योरी इन्होंने दिया है, पढ़ा होगा क्लास 9 में आपने। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक टेबल बनाया ऑफ रिलेटिव एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जिसको हम अभी एटॉमिक मास बोलते हैं, वही एटॉमिक वेट का इन्होंने टेबल बनाया था। एक टेबल सा बनाया था, उसमें इन्होंने सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस, एटॉमिक वेट, जो उस समय उसको हम एटॉमिक वेट बोलते थे, पर ओरिजिनली एटॉमिक मासेस जो है सभी एलिमेंट्स के उन्होंने लिखे थे। किन्होंने? जॉन डाल्टन ने। और यही जो आपका टेबल है, ये जो टेबल है, ये इट फॉर्म द इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का एक बेस जो है इन्होंने तैयार कर दिया। क्या बता के? दुनिया को एटम्स के वेट बता के, एटम्स के मासेस बता के एक इंपॉर्टेंट बेस तैयार कर दिया साइंटिस्ट के लिए कि चलिए एटॉमिक मास के हिसाब से हम क्लासिफाई करने का कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग वही पढ़ने वाले हैं जो साइंटिस्ट ने ट्राई किया, क्या करने के लिए? एटॉमिक मास के हिसाब से
एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। तो अब है हमारे पास दूसरा क्लासिफिकेशन जो कि है डॉवर्नियर ट्रेट्स। ठीक है, डॉवर्नियर ट्रेट्स जो है वो 1817 में जो है J.W. डॉवर्नियर नाम के साइंटिस्ट केमिस्ट थे ये। ठीक है, उन्होंने बताया था इसके बारे में, इस तरह से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। तो इसमें इन्होंने किया क्या, इन्होंने थ्री एलिमेंट्स लेके क्लासिफाई करने की कोशिश किया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना के क्लासिफाई किया है इन्होंने। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज वेयर अरेंज्ड इन द ग्रुप ऑफ 3, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में अरेंज किया गया। मतलब एक ग्रुप में 3 एलिमेंट होंगे, तीनों एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू हिम द एटॉमिक मासेस ऑफ सेंट्रल एलिमेंट वाज मियरली अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। कहता है कि अदर 2 एलिमेंट्स जो होंगे, मतलब 3 एलिमेंट्स होंगे, एक सेंटर एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे एक सेंटर एटम है, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो दोनों जो बगल वाले अगल बगल वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक मास है उसके अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा, उसके एवरेज के बराबर होगा। यानी कि 2 एलिमेंट्स का मास का एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों के मास को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यही होगा हमारा अर्थमेटिक मीन। वही इन्होंने कहा कि अगर 3 का ग्रुप हम बनाएं तो 3 के ग्रुप में जो बीच वाला एलिमेंट है उसका मास दोनों के अगल बगल वाले 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 ट्रेट्स यहाँ पे हैं, बहुत सारे थे, 3-4 ट्रेट्स थे, उनमें से हमने 2 यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे लिथियम है और ये पोटेशियम है और बीच में हमारा क्या है, सोडियम है। तो अकॉर्डिंग टू डॉवर्नियर क्या होना चाहिए कि सोडियम का मास लिथियम और पोटेशियम के मास का एवरेज होना चाहिए, यानी अर्थमेटिक मीन होना चाहिए। कौन सा मास का, एटॉमिक मास का। तो यहाँ पे देखिए अगर, तो लिथियम का एटॉमिक मास क्या है, 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या है, 39, दोनों को ऐड किए तो कितना हुआ, 46/2 क्या आ गया, 23, जो कि किसका मास है, सोडियम का मास है। यानी कि ये ट्राइड्स हैं और अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हम इन तीनों को देख सकते हैं, आप सेम कॉलम में अरेंज करते हैं, तीनों का प्रॉपर्टी मिलता है और इनके ट्राइड्स में वो फिट भी हो गया, डॉमिनेट्स के ट्राइड्स में। अब अगर हम दूसरा देखें तो एक और ट्राइड्स है हमारे पास, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखिए क्लोरीन और आयोडीन का जो एवरेज होना चाहिए एटॉमिक मास का वो किसके इक्वल होना चाहिए, ब्रोमीन के इक्वल होना चाहिए। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, आयोडीन का 127, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किए तो वी विल गेट 81.25, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 80 के इक्वल है। 80 है ब्रोमीन का एटॉमिक मास। तो ये दोनों तो ऐसे 2-3 ट्रेट्स और थे, पर क्या हुआ, ये जो ट्रेट्स थे ये लिमिटेड थे, मतलब ये सारे एलिमेंट्स इसमें अरेंज नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ पे जो लिमिटेशन, इसको आपको साफ साफ यही लिखना है कि इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू एलिमेंट्स। कुछ ही एलिमेंट पे रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब लगभग कितना हो सकता है, 20-22 एलिमेंट पे वो रिस्ट्रिक्टेड था। उससे ज़्यादा जो है एलिमेंट्स, हम नए एलिमेंट्स अगर डिस्कवर हों तो उनको नहीं डाल सकते थे, या फिर जो पुराने भी एलिमेंट्स थे सारे एलिमेंट्स ट्राइड्स में फिट नहीं हो रहे थे। इसलिए जो है क्या हुआ, इसको हमको डिस्कार्ड करना पड़ा, हटाना पड़ गया। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन बोला गया नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, कुछ अच्छा चाहिए और। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या था, इन्होंने एक जॉन न्यूलैंड थे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इंग्लिश केमिस्ट थे। उस टाइम में 56 एलिमेंट्स नोन थे। ठीक है, 56 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया था, ठीक है, अपने टेबल में। तो वो जो टेबल उन्होंने बनाया था कुछ इस तरह बनाया था। उनके अकॉर्डिंग पहले बात करते हैं क्या वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उनके अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन ही अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ एटॉमिक मास, मतलब कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट विल बी सिमिलर टू द फर्स्ट वन। वाज सिमिलर कह सकते हैं कि जब अरेंज किया उन्होंने, किसको अरेंज किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट्स को जब अरेंज किया, उनको क्या देखने को मिला कि हर एक 8वें एलिमेंट का
हर एक 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मिल रहा था। हर एक 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मिल रहा था। तो यानी कि उन्होंने मतलब उनके अकॉर्डिंग की हर एक 8वां एलिमेंट और पहला एलिमेंट का सेम प्रॉपर्टी है। उसके बाद फिर से अगर हम 8वां एलिमेंट वहाँ से गिने तो उसका भी सेम प्रॉपर्टी होगा। फिर से अगर आगे 8वां एलिमेंट गिने तो उसका भी सेम प्रॉपर्टी होगा, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में वो अरेंज्ड है। तो उनके हिसाब से ऐसा ही था। ठीक है, तो उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया? तो लाइटेस्ट एलिमेंट जो था उस टाइम में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अभी भी लाइटेस्ट एलिमेंट ही है। और हैवीएस्ट जो था उस समय थोरियम, यानी ये हमारा 56th एलिमेंट था। ठीक है, उस टाइम ये थोरियम तक ही डिस्कवर्ड था। अब अगर हम इसको देखें, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, ठीक है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है, ऐसे ही उन्होंने क्लासिफाई किया था। ये कुछ म्यूजिकल नोट्स की तरह था। ऑक्टेव नाम भी इसलिए था क्योंकि यहाँ पे 8 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात की जा रही थी। ठीक है, ऑक्टेव, ऑक्ट 8 है ना, 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम था, इसलिए इट वाज कॉल्ड ऑक्टेव्स। और यहाँ पे म्यूजिकल नोट्स के टाइप उन्होंने अरेंजमेंट किया, जैसे कह रहे म्यूजिकल नोट सा रे गा मा पा धा नी सा, सा आ जाता है, रिपीट हो जाता है। वैसे ही उन्होंने कहा कि सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब इन दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा। तो इसी तरह से अगर हम फिर आगे बढ़ेंगे, अगर यहाँ से बढ़ेंगे तो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो इन दोनों का सा दोनों में आया, तो इन दोनों का प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा। उनके हिसाब से ऐसा था। ठीक है, पर ये तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, पर इसके बहुत सारे लिमिटेशंस मिल गए। लिमिटेशंस क्या क्या थे? एडवांटेजेस तो बहुत कम थे, पर लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा थे। लिमिटेशंस का अगर हम बात करें, द फर्स्ट वन वाज इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल था। इसके बाद कुछ भी नहीं मिल रहा था, कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। एग्जाम्पल देखिए, क्लोरीन के नीचे है कोबाल्ट और निकल। यू कैन सी क्लोरीन के नीचे क्या है? कोबाल्ट एंड निकल। यहाँ से अगर हम गिने सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना, कोबाल्ट एंड निकल जो है वो क्लोरीन के नीचे प्लेस किया गया है। क्लोरीन हैलोजन है, इट क्या करना है? लूज करता है इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट और निकल मेटल्स हैं, वो नॉन मेटल्स हैं, बिल्कुल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो कैल्शियम तक ही क्या था? ये एप्लीकेबल था। कैल्शियम के आगे तो कुछ काम ही नहीं करता था। कोई एलिमेंट था, उसके नीचे कोई दूसरा ही एलिमेंट था, पूरी तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक दूसरे के नीचे रखे हुए थे। तो यहीं पे जो है इनका पहला लिमिटेशन जो है इनको बर्बाद कर गया। इसके बाद कहता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोजीशन जो है ये अभी से शुरू होगा और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक जो है ये लिमिटेशन ही है अभी तक कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो गलत ही है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी यही लिमिटेशन है, एक हाइड्रोजन का पोजीशन। तो यहाँ पे अगर हम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन इज प्लेस्ड विथ हैलोजन ग्रुप। फ्लोरीन के ऊपर हाइड्रोजन रखा हुआ है। ये क्या है? हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों के प्रॉपर्टीज पूरी तरह से डिफरेंट है। भले हैं दोनों नॉन मेटल्स बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दोनों का प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है, अब अगर और आगे बढ़े, प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स इन सेम स्लॉट, एक ही स्लॉट में। अभी बोल रहे थे कि हर एक 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। हम यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ तो 9वां एलिमेंट और ये कॉपर और पोटेशियम तो 9वां एलिमेंट है। आपने अपनी बात को गलत साबित कर दिया यहाँ पे कॉपर और निकल को रख के। तो यहाँ पे उन्होंने एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स प्लेस कर दिए और उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए कि हम कैसे रखें, क्यों ऐसा हो रहा है। और सारे प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं ऑल डिफरेंट। पोटेशियम के नीचे क्या रखा हुआ है? कॉपर रखा हुआ है। क्या कॉपर और पोटेशियम का प्रॉपर्टीज? नहीं, ये तो पूरा डिफरेंट, मतलब दोनों मेटल्स हैं बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज काफ़ी अलग हैं। तो ये हो गया हमारा प्लेस 2 एलिमेंट्स इन सेम स्लॉट। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये लिमिटेड था टू द लाइटर एलिमेंट्स। हल्के एलिमेंट्स जो थे जिनका कम एटॉमिक मास था उसी पे ये लाइट मतलब कि पूरी तरह से क्या था? डिपेंडेंट था, एप्लीकेबल था। उससे आगे, कैल्शियम से आगे बढ़ते ही सब कुछ सत्यानाश था। एक तो हाइड्रोजन पहले ही गलत था, उसके बाद बाकी कुछ भी जो हम एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे थे कैल्शियम के बाद, सभी की प्रॉपर्टीज हमको बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखिए अभी तक जो बात चल रही है एटॉमिक मास पे ही बात चल रही है, कोई भी एटॉमिक नंबर का जिक्र ही नहीं कर रहा, जो कि ओरिजिनल बेसिस होगा क्लासिफिकेशन का जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे।